CNBC आवाज़ पर कॉरपोरेट दुनिया के और राजनीतिज्ञों के साथ और शास्त्रियों के साथ हम ये अंदाज़ लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि आज के इस अंतरिम बजट के क्या परिणाम हो सकते हैं और क्या कमेंट्री है हमारे एक्सपर्ट लोगों की। राजेश भाई, बाजार को तो ऐसा लग रहा है, जो हमने बात की, हम लोग ज़्यादा उम्मीद लगा के बैठे थे कि बाजार इसको लेके बड़ा सीरियस होगा, एक एंटिसिपेशन होगा। बाजार के दिमाग में भी सिर्फ चुनाव का एक बड़ा फैक्टर है। इस अंतरिम बजट को एक तरीके से डिस्काउंट करके चल रहे थे। बावजूद इसके आज आपने भाषण सुना है, नंबर भी देख लिए हैं, कितना आपको ये बजट भाषण उनका ठीक ठाक लगा? क्योंकि चिदम्बरम साहब कह रहे हैं कि वो बहुत ही स्टेबल इकोनॉमी के लिए एक फाउंडेशन बना करके जा रहे हैं अपने 10 साल के आखिर में, और एक माइल्ड अपटर्न उनको नजर आ रहा है। आप एग्री करते हैं उनके इन दोनों शब्दों से? आई थिंक ओवरऑल जो आज का जो वोट ऑन अकाउंट हुआ, इसके बाद इन्वेस्टर्स को एक थोड़ी सेंस ऑफ रिलीफ हो गई है, क्योंकि उन्होंने जो कहा था 4.8 के नीचे रखेंगे, वो अभी 4.6 आ गया। तो एक थोड़ी सेंस ऑफ रिलीफ हो गई है। एक्सपेक्टेशन बहुत कम थे, और उस एक्सपेक्टेशन में आई थिंक आज का जो भी उन्होंने अनाउंस किया है वो अच्छा ही है। ओवरऑल आई थिंक इकोनॉमी की कंसर्न्स थोड़ी कम हो गई है लास्ट 5-6 महीने में। गवर्नमेंट ने काफ़ी अप्रूवल किए हैं, काफ़ी प्रोजेक्ट जो स्टक थे वो भी स्टार्ट हो गए हैं, तो थोड़ी इंप्रूवमेंट हुई है, लेकिन अभी भी काफ़ी कुछ करना बाकी है। तो आई थिंक इन्वेस्टर्स की अभी एक्सपेक्टेशन है कि इलेक्शन के बाद एक स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट हो, लेकिन स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट के साथ में एक प्रो इन्वेस्टमेंट, प्रो रिफॉर्म्स गवर्नमेंट भी हो, तो फिर ये कॉन्फिडेंस इंडिया में अभी इसके बाद वापस आ सकता है। तो उसके लिए इन्वेस्टर्स इलेक्शन के लिए आई थिंक थोड़ा वेट करेंगे, लेकिन लास्ट 6-8 महीने में कुछ इंप्रूवमेंट तो हुई है। तो जो इंडिया की हालत थी अगस्त में, उससे अभी तो काफ़ी इंप्रूवमेंट आ गया है। जी राठी साहब, यहाँ पर देखिए, इन्होंने ये बात कही है कि एक माइल्ड अपटर्न है, चूंकि चुनाव सामने है और वोट एंड अकाउंट है, जैसा आपने भी एक्सप्लेन किया कि हम एक्सपेक्ट करते हैं कि कोई बड़े कदम अनाउंस न करें, लेकिन इकोनॉमी की सिचुएशन एक तरीके से बहुत अर्जेंट अटेंशन मांगती है कि बड़े बड़े काम किए जा सकते थे। कई चीज़ें आपकी नज़र में ऐसी रही होंगी जिसके लिए कोई टेक्निकलिटी आड़े नहीं आ रही थी और वो कर सकते थे। वो क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको लगता है कि अपॉर्चुनिटी छोड़ी इन्होंने? देखिए, मैं इसको वोट ऑन अकाउंट से नहीं जोड़ूंगा। गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज और प्रायोरिटीज़ है वो एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। ये कांग्रेस का ये कहना है कि ग्लोबली ये रिकॉग्नाइज हो रहा है कि अपनी कंट्री की रिकवरी सुधर रही है, लेकिन लेटस अपने को रियलिटी से दूर भागना नहीं चाहिए। सच्चाई ये है कि कॉर्पोरेट सेक्टर आज इन्वेस्टमेंट करने से बहुत हेजिटेंट है। उनके सामने कई प्रॉब्लम्स है, जैसे एलोकेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, और सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोग ये समझते हैं कि भी देयर आर नो कंसिस्टेंट स्टेबल ड्यूरेबल पॉलिसीज़। आप मुझे कोई पॉलिसी दीजिए, मुझे पता होना चाहिए कि पॉलिसी स्टेबल है और इसके साथ मेरा काम चलता रहेगा। आप एलोकेट करते हैं ज़मीन, फिर वापस उसका झगड़ा हो जाता है। किसी आदमी ने एक प्लांट लगा दिया कि मुझे ये माइंस मिल जाएगी, फिर उसको नहीं मिलती है। इज़ ऑल ए नेशनल वेस्ट। तो जैसे कि आई हैव लॉन्ड्री लिस्ट, लेकिन मैं आपके सामने पूरी बयान नहीं कर पाऊंगा, पर लेट मी कुछ पॉइंट आपको बताना चाहूँगा। जैसे एक अपनी नेचुरल रिसोर्सेज एलोकेशन की कोई स्टेबल पॉलिसी नहीं रही है। आपने लैंड एक्विजिशन बिल तो पास हो गया, वो सब ठीक है, लेकिन आज कितने लोग उस बिल के तहत लैंड ले पाएंगे? उसकी कॉस्ट इतनी ज़्यादा हो गई है कि प्लांट लगाना मुश्किल हो जाएगा। आप खुद देख लीजिए कि कितने नए प्रोजेक्ट अनाउंस हुए हैं। दूसरा जो है, कंट्री में दो चीज़ बहुत ज़रूरी होती है इंडिया में। अपने पास बाकी रिसोर्स है, ह्यूमन रिसोर्स हैं, एजुकेटेड पॉपुलेशन है, डेमोग्राफिक फेवरमेंट, लेकिन अपने पास कैपिटल की कमी है। इंडस्ट्री ग्रो करने के लिए, और ख़ास करके आज की परिस्थितियों में जहां एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने की बहुत ज़रूरत है, बिकॉज डेमोग्राफी का फ़ायदा जब ही मिलेगा जब आप उनको एम्प्लॉय करेंगे। मतलब एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए, एम्प्लॉयबिलिटी होनी चाहिए, यानी कि ट्रेनिंग होनी चाहिए और एम्प्लॉयमेंट, तीनों चीज़ होनी चाहिए। तो आज आप ये बताइए कि इतनी हाई कॉस्ट कैपिटल में कितने लोग मतलब रिटर्न दे पाएंगे अपने इन्वेस्टर्स को? और इन्वेस्टर्स पैसा इंडस्ट्री में जब ही डालेगा जब उसको रिटर्न मिलेगा। सो आज इंटरेस्ट की कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, कैपिटल की अवेलेबिलिटी के इशू हैं। ठीक है, कुछ पिछले 2-3 महीनों में अवेलेबिलिटी बढ़ी है क्योंकि आप इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं। तो ये सब इश्यू जो हैं इंडस्ट्री के सामने काफ़ी हैं। कॉस्ट बढ़ रही है, वो उसकी मार्केट डेवलप नहीं हो रहा है, डिमांड इतनी नहीं बढ़ रही है,
जैसे आप कोई सेक्टर ले लीजिए, मैं आपको सीमेंट सेक्टर का उदाहरण दे रहा हूँ कि सीमेंट में इतने इन्वेस्टमेंट हुए हैं जो कि एक देश के लिए बहुत ज़रूरी है। जब आप चाइना से कंपेयर करते हैं तो अपनी इंडस्ट्री उनके सामने कहीं भी नहीं है। कुछ चीजें सर सिग्नल करने के लिए होती हैं, जैसे कि कंपनियों को अभी ये बता सकते थे कि जिस कॉर्पोरेट सरचार्ज को उन्होंने खुद हटाने का एक वादा किया था पिछले बजट में, उसको पूरा कर सकते थे। नहीं, ये सरचार्ज इंडिविजुअल पे था, कॉर्पोरेट पे नहीं था। लेकिन इससे अगेन ये वही क्रेडिबिलिटी इश्यू आ जाता है। आपने बोला था कि सरचार्ज 1 साल के लिए है और इसको उन्होंने सुपर रिच टैक्स बताया था, जिससे मैं सहमत नहीं। हाँ, वही 1 करोड़ के ऊपर वालों पर जो सुपर एक सरचार्ज आपने लगाया था, आपने बोला था 1 साल के लिए, और मुझे उम्मीद है कि इस डिफिकल्ट समय में आप मेरे साथ बेयर करेंगे और ये सरचार्ज सिर्फ 1 साल के लिए, 1 ईयर मीन्स 1 ईयर, ऑल ऑफ अस नो। तो इसमें अगर ये हटा देते तो एक बड़ी स्टेबिलिटी की बात आती कि चलिए जो टेम्परेरी सरचार्ज था उसको उन्होंने हटा दिया है। अच्छा, दूसरा देखिए, अभी बैंकिंग सेक्टर है। बैंकिंग सेक्टर देश की ग्रोथ की एक बैकबोन है। बिल्कुल। और बैंकिंग सेक्टर जो है उसकी कॉस्ट डिसाइड होती है, उसकी खुद की कॉस्ट क्या है, और उसकी कॉस्ट सिर्फ डिपॉजिट की कॉस्ट से डिसाइड नहीं होती है। एनपीए एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। बिल्कुल। आज मेरा ये मानना है, और मैं ये बात 2 साल से बोल रहा हूँ कि बैंकिंग सेक्टर में जो एनपीए है एक वल्कनो है। इसके वी आर सिटिंग ऑन ए बिग वल्कनो कि, और इसका उल्लेख किया गया है, ये बताया गया है कि बैंकिंग सेक्टर में एनपीए की प्रॉब्लम है, पर अपने सामने रोड मैप नहीं कि ये कैसे हैंडल होगा। मतलब इतना जो एनपीए है उसको आप कैसे हैंडल पाएंगे। आपने 11,000 करोड़ कैपिटल दे दी, 11,000 करोड़ एनपीए, तो मतलब उससे बहुत ज़्यादा है। 1 क्वार्टर का एक बैंक का भी नहीं है। एक बैंक का भी नहीं है, तो फिर आप मतलब अपन एक हाथ से दे रहे हैं और 2 हाथ से वापस ले रहे वाला इशू है। तो मेरे ख्याल से कई इशू हैं जो वोट ऑन अकाउंट के अलावा भी एड्रेस होते हैं। मैं मानता हूं कि इलेक्शन सामने है, गवर्नमेंट लिमिटेड स्टेप्स ले सकती है, लेकिन तो कंटिन्यूस पॉलिसी स्टेप्स है, इसमें कोई वोट ऑन अकाउंट। खास करके जब वक्त मुश्किल हो तो वहां लीडरशिप दिखाने का मौका होता है। बिल्कुल। सलमान सोह साहब, आपने फिर से एक बहुत अच्छी लिस्ट सुनी है जो राठी साहब आपके सामने रख रहे हैं। उसमें मेरा हाईलाइट ये है कि ये जो जिस वॉल्केनो की इन्होंने बात की है, एनपीएस के वॉल्केनो की, ये बहुत ही खतरनाक काम है। इस चीज को, इस प्रॉब्लम को एक्नॉलेज करने को तैयार नहीं है आपकी सरकार इस वक्त। एक्नॉलेज किया गया है, इसके रेमेडी नहीं बता रहे हैं। नहीं, प्रॉब्लम को तो एक्नॉलेज भी किया है, और जैसे आज फाइनेंस मिनिस्टर ने उसके स्पेसिफिकली उसके बारे में एक पॉइंट डाला है। लेकिन एनपीएस का प्रॉब्लम है इस मुल्क में, बैंक्स का जो ये एनपीएस का प्रॉब्लम है और उसको एड्रेस करना पड़ेगा। लेकिन कुछ तो स्टेप इन्होंने पहले एक्नॉलेजमेंट, अगर आप एक्नॉलेज करते हैं यानी कि हाफ द प्रॉब्लम इज एक्नॉलेजमेंट, वो तो किया है। उसके बाद उन्होंने एक स्टेप भी आपको बताया है। वो मैं मानता हूं कि इतना सारे रिकैपिटलाइजेशन के लिए बराबर ना हो, लेकिन आपको यू हैव टू बिगिन, तो उसके तो टेस्ट करने पड़ेंगे, दे विल हैव टू डू दैट। लेकिन मैं एक इशू में आपके सामने रखना चाहता था। आपके जो स्पीकर थे बोल रहे थे इन्वेस्टमेंट की बात की इन्होंने। देखिए, इन्वेस्टमेंट सेंटिमेंट अगर आप ग्लोबली देखें, ग्लोबल इन्वेस्टमेंट सेंटिमेंट इज डाउन थ्रू आउट। इंडिया इज नॉट स्पेशल, इंडिया इज नॉट ऑन अनदर प्लैनेट। सर, इसी थ्योरी पर तो झगड़ा है सलमान भाई, बुरा मत मानिएगा कि ग्लोबल एग्जांपल मत दीजिए। हम लोग वी आर पंचिंग बिलो द पोटेंशियल, सीधी बात है। हम लोग I'm sorry, no, नहीं, I'm sorry, then you do not appreciate, आपको तो फिर appreciate नहीं कर रहे हैं आप। सीधी सी बात, आपको लगता है कि अगर फॉरेन इन्वेस्टर हो, फॉर एग्जाम्पल, वो सिर्फ हिंदुस्तान में ही आए और कहीं ना जाए। बेसिकली कहीं भी इन्वेस्टमेंट ठीक नहीं हो रही, कहीं भी, कोई भी इमर्जिंग मार्केट हो, कोई मैच्योर मार्केट हो, इनसे पूछिए कि कहीं भी इन्वेस्टर सेंटिमेंट इज डाउन। लेकिन उसके बावजूद इस पर हम रिएक्शन लेते हैं। राजीव कुमार जी, आपने सलमान भाई की बात सुनी कि ग्लोबल प्रॉब्लम है, सभी जगह इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा है, यहां भी नहीं हो रहा। इंडिया इज द टॉप डेस्टिनेशन फॉर फॉरेन इन्वेस्टमेंट। राजीव कुमार जी, सॉरी, नहीं, मुझे सलमान साहब की बात समझ में ही नहीं आती, क्योंकि आज सब जगह जाहिर है कि अमेरिका में रिकवरी बहुत तेज़ी से हो रही है, स्ट्रॉन्ग रिकवरी कही जा रही है। ईयू में यूरो एरिया में कहा गया है कि अब रिकवरी शुरू हो गई है। यूके में कहा जा रहा है रिकवरी शुरू हो गई है। आबे इकोनॉमिक्स को लेकर जापान में इन्वेस्टर सेंटिमेंट पॉजिटिव हो गया है। तो ये मैं बार बार इनसे, सलमान साहब से और बाकी जो हमारे सरकारी इकोनॉमिस्ट से, उनसे जब मैं ये सुनता हूँ, जब मैं ये सुनता हूँ कि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट बहुत ख़राब है और इसकी वजह से इसका असर हमारे देश पे पड़ रहा है, तो मुझे बड़ा अफसोस होता है, क्योंकि ये बिल्कुल रियलिटी को झुटलाने वाली बात है। प्लीज मुझे इसका जवाब देने दीजिए। यही सरकार थी जिसमें लेमन का क्राइसिस हुआ था, उसके 1 क्वार्टर के बाद मुझे बोलने दीजिए सर, मुझे बोलने दीजिए। जी, मुझे बोलने दीजिए। आई डिड नॉट इंटरप्ट यू।
तो उसी के एक क्वार्टर के बाद हमारी ग्रोथ 6.9% हो गई थी और तब ये कहा गया था कि देखिए हिंदुस्तान में इतनी रेजिलियंस है कि हमारी इकोनॉमी पे दूसरी बाहर की चीज़ों का असर नहीं पड़ता है। एक तरफ तो वो बात, दूसरी तरफ जो मैं बात कह रहा हूँ कि जो इन्होंने IMF, वर्ल्ड बैंक सबकी बातें करी, वो ये सब कह रहे हैं कि अब ग्लोबल रिकवरी इज ऑन द वे। इस ग्लोबल रिकवरी इज ऑन द वे की वजह से US फेड अपनी टेपरिंग कर रहा है और जो उसको एक इम्पेटस, मॉनेटरी इम्पेटस देना था उसको वो कम कर रहा है। और अब इस समय ये कहा जा रहा है कि कहीं पर भी सारी जगह इन्वेस्टमेंट डाउन है। ये बिल्कुल गलत बात है। इमर्जिंग इकोनॉमीज में टर्की में देख लीजिए, इंडोनेशिया में देख लीजिए, वियतनाम में देख लीजिए, सब जगह आज की उनकी ग्रोथ हमारे से ज्यादा हो रही है। चाइना में ग्रोथ कम हुई है मगर अभी भी 7.2% है। 7.2%। किसी देश में मैंने ये नहीं देखा कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर श्रिंक हो रहा हो। मुझे इसी बात से बहुत अफसोस है वित्त मंत्री से भी और इनसे भी कि अपनी सच्चाई को झुटलाने के लिए बनिस्बत इसके, अरे एक मिनट आप खामोश रहेंगे। अरे आप झूठ बोल रहे हैं इस वक्त। सॉरी, अपने सच्चाई को देखना चाहिए। आप झूठ बोल रहे हैं। बस राजीव कुमार अपनी बात पूरी कर लें, फिर सलमान भाई हमारे इन्वेस्टर आज देश से, आज सुबह किरण मजूमदार शॉ कह रही थी कि वो $200 मिलियन वो मलेशिया में इन्वेस्ट कर रही हैं, वो यहाँ नहीं इन्वेस्ट कर रही हैं। तो इसकी वजह से इसको समझने की जरूरत है बनिस्बत ये कहने की बार बार की बाहर की हालत खराब है इसलिए हमारी हालत खराब है। ये कोई तरीका है? एक्सटर्नल डिमांड अकाउंट्स फॉर अ नेगेटिव 4% ऑफ आवर टोटल डिमांड। ये तो लॉन्ग लाइन। सलमान भाई आपको इनकी बातों का जवाब देने के लिए कहां की सब बातें आप कर रहे हैं भाई? राजीव कुमार जी अपनी बात बस आखिरी बात सामने रख रहे हैं। बेमानी की बातें, मैं जवाब दूंगा, बेमानी की बातें करना है। आपकी ऑडियंस को ये मिसलीड कर रहे हैं। नहीं रुकिए, हम लोग CNBC आवाज पे बड़े इत्मीनान से बात करते हैं। हम लोग लड़ाई झगड़ा नहीं करते, पहले इनकी बात पूरी हो जाए फिर आप पूरा गलत बात कह रहे हैं। मैं ऑडियंस को क्यों मिसलीड, मैं ऑडियंस को क्यों मिसलीड करूंगा? छोड़िए, फिर आप अपनी बात कीजिए। नहीं ठीक है, देखिए राजीव कुमार जी देश के बड़े जाने माने अर्थशास्त्री हैं, वो एक इंडिपेंडेंट कमेंट आपके सामने रख रहे हैं, वो कोई पॉलिटिकल लाइन आपके सामने नहीं दे रहे, क्योंकि आप बार बार ये कह रहे हैं कि ग्लोबल एनवायरनमेंट खराब है। वो बात ठीक नहीं है। नहीं देखिए आपका नजरिया है। सलमान भाई माफ करिएगा, मुझे बीच में आना पड़ेगा। अपनी वजह मैं चाह रहा था कि आप लोग अपना वक्त ले लेंगे। सलमान भाई देखिए, आपका कहना है कि ग्लोबल फैक्टर के कारण यहाँ इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा, कहीं भी नहीं हो रहा। राजीव कुमार जी कह रहे हैं कि ग्लोबल रिकवरी कैसी हो रही है, क्या क्या मौके वो ग्रैब कर रहे हैं दोनों हाथों से, वो बता रहे हैं। हम उन मौकों को दोनों हाथों से कैसे छोड़ रहे हैं, इस पर डिबेट हो सकती है। हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, आप अपनी बात कहिएगा। उसके पहले जिस एक सेक्टर को थोड़ा फायदा मिला है वो है ऑटोमोबाइल सेक्टर। आइए उस पर हम राय सुन लेते हैं कि सुनील कांत मुंजाल क्या कहते हैं। उनकी राय में ये जो राहत है ये किस तरह का एक बुरे वक्त से गुजरते हुए ऑटो सेक्टर में एक्साइज की जो कटौती दी गई है उसका कितना स्वागत करते हैं आप मुंजाल साहब? पहली बात जो वित्त मंत्री जी ने आज अनाउंस किया वो केवल वोट ऑन अकाउंट है, और वोट ऑन अकाउंट वही है जो को कहते हैं केवल वोट ऑन अकाउंट। उसके अलावा उन्होंने 2-3 नई अनाउंसमेंट की हैं। एक जो ऑटोमोटिव इंडस्ट्री के ऊपर एक्साइज कम की गई है वो इसलिए है क्योंकि ऑटोमोटिव इंडस्ट्री एक बहुत बड़ा इफेक्ट लाती है अपनी मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर और इकोनॉमी के ऊपर, और पिछले 2 वर्षों से इस इंडस्ट्री के अंदर बहुत डिमांड प्रेशर था क्योंकि डिमांड कम थी, और उम्मीद यह है कि इससे कुछ इम्प्रूवमेंट होगी, डिमांड बढ़ेगी, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी बढ़ेगी। डिमांड बढ़ेगी, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी बढ़ेगी, कम से कम ऐसा ऑटो सेक्टर के बारे में मुंजाल साहब की बिल्कुल साफ राय है। हम चर्चा जारी रखेंगे। वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद मेहमानों का ये पैनल, राठी साहब, रशेष भाई, राजीव कुमार, सलमान सोज और पीयूष गोयल भी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। छोटा सा ब्रेक।